जी 5 and 9 किसका? टीथ टीथ फिफ्थ हाउस। टीथ जो है वो फिफ्थ हाउस से है मेनली। और सर बैक किससे आएगी? हाँ, बैक किससे आएगी? सिक्स्थ हाउस। हाँ जी सिक्स्थ हाउस। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। छठा घर सुनाई नहीं दे रहा? बताएं प्रॉब्लम है क्या किसी को? हाँ अब आगे सुनाई। आवाज कट रही है सर, बीच बीच कट में रही है ना आवाज। कट रही है। कट रही है। हाँ हाँ देखिए नहीं तो मैं ये लगाता हूँ। और सर नेक फिर सेकंड हाउस। सर अभी आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था। नहीं आ रहा है, नहीं ऑडिबल नहीं है अभी। अभी आ रहा है? हाँ जी जी अभी ऑडिबल है। तो सर्वाइकल रीजन और स्पाइनल रीजन ये भी बता दीजिए ना किससे नहीं है। सर नेक का भी बता दीजिए। ऊपर का ना नेक का, नेक जो है वो थर्ड हाउस से देखेंगे। नेक जो है हम थर्ड हाउस से देखेंगे। नहीं, वो तो फ्रंट पोर्शन आ गया ना, बैक वाला तो सर्वाइकल एरिया होता है। वो भी थर्ड हाउस। वो भी थर्ड से ही। आवाज नहीं आ रही है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस नहीं सुनाई दे रहा क्या? दे रहा है सर, दे रहा सुनाई। आज क्या हो गया? दे रहा है सर, दे रहा है, अच्छे से ऑडिबल है। ओके तो एक ये भी अब देख लीजिए कि हेल्थ डिसऑर्डर बाय बर्थ क्यों होते हैं? एक तो होते हैं कि जो हमारे को इस जन्म में बाद में जन्म के बाद हुए डिसऑर्डर्स, और अगर लगन जो है ना, लग्न सन और मून, इन तीनों में से ये तीनों ही, या लग्नेश सूर्य चंद्र, ये तीनों ही अगर डेबिलिटेटेड हो, बहुत ज्यादा वीक हो, तो प्रॉब्लम्स हमें बाय बर्थ हो सकती हैं। मतलब ये जैसे क्या है, बाकी तो ये दिस इज डिटेलिंग। देखिए आपको जो इन प्रिंसिपल अगर समझना है, प्रिंसिपल तो छोटा सा होता है और उसका ये तो डिटेल दिखा रखा है यहाँ पे 4-4 पॉइंट में बना के, कि अगर लग्नेश सूर्य और चंद्रमा अगर एफ्लिक्टेड है या वीक है या छठे 8वें 12वें में गए हुए हैं, तो वो जो है बाय बर्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट इज द इंडिकेटर कि क्या है, क्या लिखा है, जैसे इफ लग्न लॉर्ड सन एंड मून इज प्लेस्ड इन इट्स साइन ऑफ डेबिलिटेशन, ठीक है, लग्नेश वीक हो गया, सन या मून तीनों में से, और इन 6, 8, 12 में भी गए हुए हों, तो बाय बर्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लग्न इज ऑल्सो एफ्लिक्टेड और हेम्ड बिटवीन मैलेफिक्स, मतलब दोनों साइड, सेकेंड हाउस में और 12th हाउस में अगर मैलेफिक्स हो तो लग्न खराब हो गया, तो इन दैट केस हेल्थ डिसऑर्डर्स बाय बर्थ होंगे, ठीक है। और या एफ्लिक्शन ऑफ द 8th हाउस बाय मार्स, सैटर्न एंड राहु, ये सब 8th हाउस में बैठ जाएं, सारे की सारे 8th हाउस में, मार्स, सैटर्न एंड राहु, देन इट कैन कॉज हेल्थ डिसऑर्डर्स। एंड इफ लग्न लॉर्ड एंड जुपिटर आर आल्सो प्लेस्ड इन 6, 8, 12, लग्न लॉर्ड भी वीक हो गया, मतलब जुपिटर हो गया, मार्स, सैटर्न, राहु ने 8वें घर को खराब कर दिया। मतलब बेसिकली वी आर लुकिंग एट लग्नेश, सन, मून, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, और 6 और 8th हाउस ज्यादा, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए 8th हाउस। सर कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि लग्नेश जो है 6, 8, 12 में सूर्य के साथ युति में बैठा है और अस्त भी है, उस सिचुएशन में कैसे? मतलब उस केस में तो फिर यही होगा ना, मतलब दिस इंडिकेट्स कि ये प्रॉब्लम बाय बर्थ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन इस ये जो है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल 100% परफेक्ट रूल नहीं है, दिस इज ओनली एन इंडिकेशन। मतलब 70% केसेस में आपको ऐसा मिल जाएगा कि जिसमें प्रॉब्लम है उसमें लग्नेश वीक है या सन वीक है, मून वीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो बता ही सकें। 100% इसमें बताना बहुत मुश्किल काम है। कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा कि सारे के सारे ग्रह ठीक ठाक हैं और फिर भी बच्चा जो है ना वो वीक है। ऐसा कई बार प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह की, और उसको बहुत देखने में ऐसा कोई समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन 80% 90% केसेस में जो समस्या है वो उस तरह की समस्या दिखाई देगी। सर थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए, वो विजिबल नहीं है। अच्छा, आप अपनी तरफ से भी एनलार्ज कर सकते हो सर। मैं कर लेता हूँ, तो कर सकते हैं, वहाँ से तो ज्यादा ठीक है, सभी के लिए हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, हाँ भी ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला और बीच में लिखा हुआ है, ये दिस हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम अ बुक। लेट मी टेल यू दैट दिस may not work. नेटिव इज बोर्न इन कृष्ण पक्ष एट नाइट टाइम, मतलब कृष्ण पक्ष में रात का बर्थ हो या शुक्ल पक्ष में दिन का बर्थ हो, और चंद्रमा छठे आठवें में बैठा हो और लग्न लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड हो, तो वो बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन ये बहुत कुछ ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन ऐसा मेंशन है बुक्स में कि कृष्ण पक्ष में रात का बर्थ हो तो प्रॉब्लम होती है। और if the lords of 6th, 8th, 12th are placed in Lagna and Lagna lord is badly afflicted, तो the native is born with health troubles। ये जो दोष है ना, ये वाला, ये पितृ दोष भी कहलाता है। ये वाला जो दोष है कि अगर छठे आठवें बारहवें के जो मालिक हैं लग्न में बैठे हों और लग्नेश भी वीक हो, तो फिर ये पितृदोष की संज्ञा में आ जाता है। और पितृदोष का मतलब यही है कि देयर में बी सम हेल्थ प्रॉब्लम्स, कंटिन्यूअस हेल्थ प्रॉब्लम्स, या बच्चा जो है बाय बर्थ जो पैदा होता है वहां पर उस परिवार में वो इस तरह से इम्पेयर्ड पैदा होता है। अब हम लेट्स गो फर्दर कि एक एक चीज को लेके चलेंगे कि हेड या ब्रेन की प्रॉब्लम्स कब आती हैं। तो इसमें क्या है, लग्न इज इंपॉर्टेंट। तो इफ द लग्न इज एफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक्स, ठीक है, लग्न इंपॉर्टेंट हो गया। लग्नेश, लग्न लॉर्ड इज प्लेस्ड इन बैड हाउसेस, मतलब 6, 8, 12 में चला जाए लग्नेश, एंड और लग्न लॉर्ड एंड मार्स आर एफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक्स। मार्स को क्यों लिया है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है ना, एनर्जी या ब्लड फ्लो जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। तो लग्न लॉर्ड एंड मार्स आर एफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक्स एंड नॉट एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स। सर ये आप देंगे हमें या लिखने हैं? मैं आपको दे दूंगा, ये आप जरूरी नहीं, आप बस सुनते रहिए, मैं आपको ये भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा ये सारा, ठीक है। तो ये जो है मतलब बेसिकली लग्न अगर एफ्लिक्टेड है, लग्नेश एफ्लिक्टेड है और साथ में मार्स जो है ब्लड का कारक वो एफ्लिक्टेड है, या फिर सन एफ्लिक्टेड है, सन वीक है। अब इसके अंदर देखिए, बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमें जो है ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा हाउस इन्वॉल्व है, कौन सा प्लैनेट इन्वॉल्व है। बाकी तो फॉर्मूला सेम है सबके लिए, सभी के लिए एक ही जैसा फॉर्मूला है। अगर हमें मालूम हो हाउस और हमें मालूम हो प्लैनेट, उसका कारक ग्रह, तो बाकी जो कुछ भी है कि हम छठे आठवें 12वें मालूम ही है सबको कि छठे में हो, आठवें में, 12वें में हो, या फिर उसका कारक वीक हो, डेबिलिटेटेड हो, या जो हाउस है उसके अंदर मैलेफिक्स हो, तो उस तरह से वो हाउस खराब हो जाएगा और उससे रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस हैं। तो ये ब्रेन की जो डिजीज है उसके लिए लग्न मेनली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज्यादा समय नहीं दूंगा, फिर एग्जांपल्स पे हम फिर समय देंगे उसमें कि ये कैसे हुआ। आइज के लिए सेकंड हाउस इज इंपॉर्टेंट और 12th हाउस इज इंपॉर्टेंट। 12th हाउस जो है क्योंकि वो लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस हमारे इन जनरल आइज को रिप्रेजेंट करता है। और प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट है, सन कारक है, उसका मेन कारक है। वीनस भी एक सेकेंडरी कारक है,
और मून। मून एक कारक है। सन, मून और वीनस, 3 प्लैनेट्स को देखेंगे हम। नॉर्मली सन तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना ही चाहिए सन में, सन वीक होना ही चाहिए। और कारक ऑफ आइज है, ये कारक ऑफ आइज है सन। सन वीनस आर द कारकास फॉर आइज। हाँ, सन एंड मून है वैसे मेन कारक। वीनस इज अ थर्ड कारक। वीनस को भी कारक माना गया है, लेकिन सन इज द फर्स्ट कारक। ईयर के लिए जो है जुपिटर और मरकरी 2 कारक हैं मेन प्लैनेट्स में, और थर्ड हाउस एंड 11th हाउस। थर्ड आपका हो गया राइट ईयर और 11th हो गया लेफ्ट ईयर। तो इफ जुपिटर, मरकरी, थर्ड हाउस, 11th हाउस आर बैडली अफ्लिक्टेड, देन दिस प्रॉब्लम कैन अकर। ठीक है। वीनस को भी इसमें Venus and Mercury are placed in the 12th house, there can be problem in the right ear. अब Venus को भी इसमें ले लिया है, कोई खास सिग्निफिकेंस वैसे डायरेक्टली मेरे को नहीं नजर आता। Mercury is placed in the 6th, 8th, 12th house, वो तो ठीक है, इसका कारक है। 6ठे 8वें 12वें में जाएगा तो उसको दोष होगा। Mercury, third lord, 5th lord, 9th lord, 11th lord and sign Gemini and Aquarius are also affected. इसके अंदर जो है ना, देखिए थर्ड लॉर्ड तो ठीक समझ में आ रहा है आपको, 11th लॉर्ड समझ में आ रहा है। जेमिनी साइन इसलिए सब, क्योंकि थर्ड हाउस का जो है जेमिनी हो गया ना। एक्वेरियस ले लिया 11th हाउस की वजह से, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन। और ये 5th हाउस और 9th हाउस जो लिए हैं, ये बोलने की वजह से लिया, क्योंकि आदमी जब कब सुनता नहीं है, जब वो बोल नहीं पाता तो वो सुन भी नहीं पाता, या उसमें मतलब साथ में बोलने की भी प्रॉब्लम होती है। जब सुनता नहीं है तो साथ में बोलने की भी समस्या रहती है। इसीलिए, और मुंह जो बोलने का वो इसमें चीक्स जो है वो इसमें 5th हाउस और 9th हाउस में लिए गए हैं, इसीलिए उससे संबंधित भी ये समस्या किताबों में लिखी हुई है। तो इसीलिए 5th हाउस 9th हाउस लिए हैं। बट दीज आर सेकेंडरी हाउसेस। मेन जो, बल्कि इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हाउस है वो है 2nd हाउस। इसमें बल्कि 2nd हाउस बोलने सुनने में, जब भी सुनने की प्रॉब्लम होती है तो साथ में बोलने की समस्या जुड़ी हुई होती है, इसलिए। और बोलने के लिए 2nd हाउस भी इंपॉर्टेंट है। तो 2nd हाउस भी कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं जब कान की समस्या होती है। और यूं कह लीजिए, बोलने की समस्या होती है, जब भी बोलने की समस्या होती है 2nd हाउस को देखते हैं, और उसमें साथ में 3rd हाउस कनेक्टेड होता है। Dr. Bansal, sorry to interrupt you. If I may ask a question. Yes. Sir, जैसे ये तो जनरल इंडिकेशन मिल जाएगा, एंड सब जो भी आप फॉर्मूलाज बता रहे हैं कि ईयर में ये प्रॉब्लम हो सकता है, नोज वगैरह में क्या प्रॉब्लम होगा, बट आई थिंक द की इज के ये मैनिफेस्ट कब करता है। सो उसके लिए विल यू बी टेलिंग अस कि कौन सी दशा में? वो भी बता रहा हूँ, अभी नीचे आएगा। ओके, थैंक यू। लिखा हुआ है, ठीक है, कि कब आएगा। लेकिन पहले एक बार जरा सा इनके हाउसेस और प्लैनेट्स को जरा सा वॉच कर लेते हैं, और फिर हम उसके बाद टाइमिंग पे आएंगे। थैंक यू, एंड देन विल कम टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक है। नोज के लिए, नोज जो है 2nd हाउस में रिप्रेजेंटेड है, उसमें क्या कहते हैं, टॉरस साइन से रिप्रेजेंटेड है बेसिकली काल पुरुष में। और मार्स, मरकरी, ये इसके जो है कारक ग्रह है, मार्स और मरकरी। और क्योंकि मरकरी जो है ना वो सेंसेस का कारक है, सेंसेस का मतलब नर्वस सिस्टम का एक तरह से कहिए, तो इसलिए मरकरी जो है ना ज्यादातर जगह पे मरकरी आ जाएगा, बोलने में भी आ जाएगा, लिखने में भी आ जाएगा। किसी भी काम में देखेंगे तो मरकरी कहीं ना कहीं घुस जाएगा बीच में, क्योंकि बिना नर्वस सिस्टम के कुछ काम चलता नहीं। हर जगह जो है नर्वस सिस्टम, टेस्ट में भी मरकरी इंपॉर्टेंट है,
नोज में भी इम्पोर्टेंट है, कान में भी है, देखने में भी है, सब जगह आ जाएगा। फिर 4th and 10th हाउस, ये जो है 4th and 10th हाउस, ये काल पुरुष में जो है 4th and 10th हाउस आर द कारक फॉर दी नोज। नोज का कारक 4th and 10th हाउस हो गया। हाँ, 4th तो सर काल पुरुष में 4th तो मतलब हार्ट रीजन में आता है ना, हार्ट रीजन इज डिफेक्टेड बाय 4th हाउस। हार्ट का जो रीजन है, हार्ट और लंग का, हार्ट और स्टमक का रीजन है नॉस्ट्रिल। हाँ जी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल, दे आर इंडिकेटेड बाय 4th and 10th हाउस। अभी लिखवाया था, अभी बोला था। हाथ में जो है ना, हाथ के लिए 3rd हाउस इज इम्पोर्टेंट। अगर एक हाउस को देखना है तो 3rd हाउस देखेंगे, और नहीं तो अदरवाइज 3rd and 11th हाउस, टू हाउसेज आर इम्पोर्टेंट। इसमें काल पुरुष में जेमिनी साइन इज देयर, और मरकरी तो उसके लिए जेमिनी का लॉर्ड भी है, और अदरवाइज भी इसमें जो नर्वस सिस्टम का इंडिकेटर है वो तो है ही है ये। तो ये 3 चीजें जो है 3rd हाउस, जेमिनी एंड मरकरी, ये अगर afflicted है then and there is no benefic aspect then and if hence 12th and 8th lord are in the 3rd house, तो ये हमारे को हैंड से रिलेटेड समस्या हो सकती है। हाथ जैसे किसी का हाथ कट जाता है, लेम है, या लिख नहीं सकता सही से, तो then 3rd house is important for that। बैक एक के लिए 6th हाउस इज इम्पोर्टेंट। 6th हाउस विर्गो एंड मर्करी अगेन, और बैक एक में क्योंकि जॉइंट पेन्स है ना, तो ये सैटर्न इज इम्पोर्टेंट। एंड मार्स एंड राहु आर आल्सो सिग्निफिकेटर, लेकिन इसमें सैटर्न इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेटर फॉर बैक एक। 6th हाउस, Virgo and Mercury, these signs, and then Saturn and Mars, Mars and Rahu। Mars जो है वो बेसिकली तो ये है कि कोई चोट वगैरह ना लगी हो, या कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, क्रैक्स ना हो, और राहु जो है कि कहीं कोई जो राहु जो है दर्द के लिए भी राहु रिप्रेजेंट करता है दर्द को। लेग्स के लिए 10th 11th 12th हाउसेस ये देखते हैं हम। काल पुरुष में तो 10th 11th 12th हो जाते हैं। देयर लॉर्ड्स सैटर्न, सन आर बैडली अफेक्टेड। सन जो है क्योंकि हड्डियों का कारक माना गया है सन को, शनि को जॉइंट पेन्स का कारक माना गया है, और तो ये प्लैनेट्स एंड हाउसेज हो गए। और 6th 7th 8th हाउस भी इसके लिए, लेग्स के लिए, क्योंकि कल ही मैंने बताया था आपको कि किसी का अगर आपको देखना हो कि पैर में कोई चोट है कि नहीं है, या पैर में कोई एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें 8th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस इज हाउस ऑफ एक्सीडेंट एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर लेग। तो जब भी अगर 8th हाउस में बहुत जैसे मंगल, राहु और शनि ऐसे बैठे होंगे, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई हमारे को फ्रैक्चर नहीं हो जाए पैर का, या कोई हमारे को कोई पैर कट ना जाए, पैर से हम मतलब वी आर नॉट लेम। तो ये जो है वो 8th हाउस खास तौर से रिप्रेजेंट करता है। और अगर 8th हाउस का 12th हाउस से कनेक्शन हो जाए तो ये और भी ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि काल पुरुष में 12th हाउस है और हाउसेस में 8th हाउस है इसका कारक। चेस्ट के लिए 4th हाउस इज इंपॉर्टेंट, कैंसर साइन एंड मून, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इनका एफ्लिक्शन। एंड मर्करी साथ में और आ जाता है सेंसिटिविटी वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए।
So we have to see sensitivity on these things. Lungs के लिए भी सेम है, मून, मरकरी, इसमें थर्ड हाउस और आ गया। थर्ड हाउस इसलिए कि लंग्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो थर्ड हाउस कर रहा है, और फोर्थ हाउस जो कर रहा है हमारी छाती को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस, थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस, ये जो है, और मून एंड मरकरी दे आर, मतलब ये हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल मिला के। इसके लिए हमें ये चीजें देखनी है। हार्ट के लिए फोर्थ हाउस साइन कैंसर, फोर्थ लॉर्ड सन, क्योंकि सन जो है ना वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आपका जो जीवन है वो सन से रिप्रेजेंटेड है, इसलिए। और हार्ट इज जीवन दाता है एक तरह से हार्ट, तो इसलिए सन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सैटर्न, मून एंड राहु। मून जो है ब्लड की वजह से, ब्लड के अंदर जो फ्लो है दैट इज बाय बिकॉज ऑफ मून। एंड सैटर्न एंड राहु तो इसमें साथ में कि कोई एक्सीडेंट वगैरह के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और या इसमें नर्वस सिस्टम को। सैटर्न जो है वेन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इसमें ब्लड फ्लो के लिए जो वेन्स हैं वो, क्योंकि इसमें हार्ट प्रॉब्लम में वेन्स जो है वो रुक जाती हैं, तो दैट इज गवर्न बाय सैटर्न। और ये जो है फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस दो हाउसेस में है, मैलेफिक फोर्थ एंड फिफ्थ हाउसेस। तो पांचवा घर भी अगर एफ्लिक्टेड है तो उससे ये एड ऑन, मतलब फुल्ली कंफर्म होता है। अगर फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों हाउसेस एफ्लिक्टेड हैं देन हार्ट ट्रबल इज डेफिनेटली देयर। कई बार हार्ट फोर्थ हाउस बहुत एफ्लिक्टेड होता है कई पत्रियों में, स्टिल देयर इज नो हार्ट प्रॉब्लम बिकॉज द फिफ्थ हाउस इज स्ट्रॉन्ग इन दैट। तो फोर्थ हाउस के साथ फिफ्थ हाउस का भी कनेक्शन हो तो फिर हार्ट ट्रबल जरूर होती है। सर एक क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। इसमें हार्ट के लिए आपने बोला कि फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो, या साइन कैंसर एफ्लिक्टेड हो, या फोर्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फोर्थ हाउस जैसे कि हमारा हाउस हार्ट का हाउस है, अगर मान लीजिए कैंसर साइन जो है काल पुरुष की कुंडली से तो फोर्थ हाउस हो गया है, बट अदरवाइज सपोज कीजिए कि कैंसर साइन आपका जो है लगन में पड़ता है, सपोज कर लीजिए कैंसर साइन फॉल्स इन द लग्ना, तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि दैट मींस कि अगर लग्ना भी एफ्लिक्टेड है तो भी हार्ट ट्रबल होगी। कैंसर साइन फॉल्स इन लग्ना, नो नो नो। अगर नहीं, अगर लग्ना, अगर देखिए अगर आपका कैंसर साइन एफ्लिक्टेड है, मान लीजिए कैंसर साइन अगर मान लीजिए 6th 8th 12th में चला जाता है, हाँ जी, हाँ, then it is going to give this problem। पर लगन में आ गया तो कैंसर साइन अगर लगन में आ जाता है तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दैट मींस के हाउस के साथ साथ आपने ये काल पुरुष का साइन भी देख लिया है, फोर्थ हाउस, जो कि हमारी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। हाँ। और अगर वो साइन एफ्लिक्टेड है तो भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अच्छा। फोर्थ हाउस का देखिए इसमें भी मैं आपको फिर बता दूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउस एंड द कारक प्लैनेट फॉर इट। हाँ जी। साइन इज लेस इंपॉर्टेंट। अच्छा, साइन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कैंसर साइन अगर एफ्लिक्टेड है नहीं है, उससे हम कई बार उसको साइन को तो वी जस्ट इग्नोर प्रैक्टिकली, वी डोंट लुक एट द साइन। मतलब कि हम लोग बेसिकली हाउस को देखेंगे और हाउस और प्लैनेट। हाउस को सबसे पहले, नंबर 2 पे प्लैनेट, और ये नंबर 3 पे भी क्या, और पीछे मान लीजिए साइन है। साइन, हाँ। नहीं मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी बाईपास सर्जरी हुई है 20 साल पहले। हाँ। और मेरे फोर्थ हाउस में मेरे मिथुन लग्न है और फोर्थ हाउस में मेरे मार्स बैठा हुआ है। हाँ। और मार्स जो है नेचुरली भी मैलिफिक है, फंक्शनली भी मैलिफिक हो गया, 6 और 11 का स्वामी हो गया। हाँ। लेकिन फोर्थ हाउस में बैठा है, लेकिन ये मून के संग और केतु के संग। हाँ। और उसमें राशि है कन्या राशि। हाँ। तो अब ये बताइए कि मेरे को क्यों हार्ट प्रॉब्लम होगी? तो और क्या इसमें प्रॉब्लम का रह कहाँ गया? तो मतलब उसके वजह से हो गया ना, दैट मींस के मंगल के वजह से हो गया ना।
हाँ, तो कर्क तो आपका सेकेंड हाउस में चला गया ना, कर्क की वजह से कुछ नहीं, कर्क का कोई कनेक्शन नहीं है। कर्क का कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। खाली मंगल का कनेक्शन है। मंगल, हाँ मंगल जो है सिक्स लॉर्ड होके हो गया ना वहां पर। नहीं, मंगल 6th and 11th दोनों। हाँ, 11th लॉर्ड को तो हमने बुरा नहीं माना है ना, इसमें 6 से 12 भी बोल रहे हैं ना हम। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, तो 6 लॉर्ड जो है, 6 लॉर्ड रोग स्थान का मालिक है ना। हाँ जी, रोग स्थान का मालिक वो बैठ गया 6, 8, 12 में, और जो हाउस है इसका कारक भाव में आ गया। हाँ जी, हाँ। कारक भाव में 6ठे, 8वें, 12वें के मालिक आ जाए, या कारकेश 6ठे, 8वें, 12वें में चला जाए, ये दो है। कारकेश कह लीजिए, या कारक ग्रह जो है, सूर्य कहाँ पे है, जैसे सूर्य सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में सूर्य सेकंड हाउस में है, और चंद्रमा इसी के साथ है 4th हाउस में, 4th हाउस में ही है मंगल के साथ। हाँ, तो मून जो है 3, मून जो हुआ 6 नंबर में है ना, कन्या राशि में, कन्या राशि में वो अभी पूरी तरह से, क्या तिथि तो चौथी 5वीं तिथि हुई ना, षष्ठी है। हाँ, तो पूरी तरह से तो वो उसे शुभ बोल नहीं सकते, पावरफुल बोल नहीं सकते मून को। हाँ जी, हाँ। तो मून थोड़ा सा तो वीक है ही है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो मून वीक है आपका, और शनि राहु किधर है? शनि 3rd हाउस में, शनि 3rd हाउस में है, और राहु 10th हाउस में। हाँ, 10th हाउस से केतु साथ में आ गया ना वहां पर। हाँ, राहु केतु एक्सेस में है। हाँ हाँ, मंगल और केतु साथ है, मंगल केतु साथ है चौथे घर में, तो राहु की दृष्टि आ गई। तो इस तरह से मतलब चौथा घर तो पूरी तरह से एफ्लिक्टेड है ही है। 4th हाउस इज फुल्ली एफ्लिक्टेड, एंड दैट कॉजेज द, और इसके अंदर 6th लॉर्ड है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो और अगर ये 6ठा लॉर्ड है, इसीलिए जल्दी आ गई आपको हेल्थ प्रॉब्लम। और कौन से एज में आ गई थी ये? सर मेरी 48 में। हाँ, तो काफी जल्दी हो गया ना। 6 लॉर्ड होता है जब भी कनेक्टेड कारक भाव से, तो जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लंबी चलेगी। अगर 8th लॉर्ड होगा तो वो थोड़े टाइम चलती है प्रॉब्लम, और 12th लॉर्ड है तो हॉस्पिटलाइजेशन का इंडिकेशन देता है वो। तो 6th लॉर्ड का होने का मतलब ही यही है, 6th लॉर्ड से कनेक्टेड होना अगर कारक भाव, तो प्रॉब्लम जो भी डिजीज है वो लंबी देर तक चलती है। बताया था ना, जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, या तो वो जो है उसमें 6th हाउस कहीं ना कहीं कनेक्टेड आता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स 10-20 सालों चलती है, एक बार शुरू हो गई चलती रहती है। हाँ, तो दवाई तो खानी पड़ रही है जब से कंटिन्यूअसली। तो वो 6ठा भाव ही कनेक्टेड होगा ऐसे में। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, लिवर के लिए देखिए 5th हाउस है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, सिर्फ क्योंकि देखिए इसमें कोई और बहुत बड़ी वो तो है नहीं कि इसमें जो एक लाइन और एक शब्द को पढ़ा जाए। हमारे को इम्पोर्टेंट है सिर्फ 5th हाउस, इस मतलब इम्पोर्टेंट है इसमें, और जुपिटर इस पूरे पैराग्राफ में है, क्योंकि एफ्लिक्ट कैसे होगा वो तो एक फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। बाकी तो सिर्फ कहानी लिखी हुई है कि वो 6ठे, 8वें, 12वें में हो, या ये हो वो ये सब बाकी कहानी है। हमें जो याद रखना है 5th हाउस, लिवर के लिए 5th हाउस और जुपिटर, दीज 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, दे आर इन द साइन ऑफ डेबिलिटेशन और एनिमी साइन इन 6, 8, 12। ये जो सब चीजें लिखी हुई हैं, ये तो आप बना के कुछ भी लिख दो, क्योंकि कभी किसी पत्री में कुछ होगा, किसी पत्री में कुछ होगा। यू हैव टू सी दैट हाउ दे आर कनेक्टेड, 6ठे, 8वें, 12वें से कैसे कनेक्टेड है, या फिर वो डेबिलिटेटेड है, या फिर वो किसी और तरह से वो किसी मैलेफिक्स के साथ है, या मैलेफिक्स उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है जी। स्टमक प्रॉब्लम के लिए अगेन सन, जुपिटर, दीज 2 प्लैनेट्स एंड द 5th हाउस, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य, गुरु और 5th हाउस। ये जो 3 चीजें, बस इसको याद रखने की बात है, बाकी तो सब ये कहानी है इसके अंदर। कि नेटिव इज बोर्न इन कृष्ण पक्ष एट नाइट टाइम, तो मून इज प्लेस्ड इन द 6th, 8th हाउस, एंड लग्न मतलब मून वीक है किसी भी तरह से,
तो उसको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी वही है कि शुक्ल पक्ष में डे टाइम में पैदा हुआ हो और मून जो है छठे आठवें में बैठा हो एंड लग्न लॉर्ड्स आर एफ्लिक्टेड, तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब कि यह है कि हमें लग्न वीक है, चंद्रमा वीक है, चंद्रमा वीक होने एक इसमें मतलब सन, जुपिटर, मून एंड द फिफ्थ हाउस, दीज आर द मेन थिंग्स। ठीक है जी, इसमें जो है ना पूरा जो नोट करने का है वो इतना ही है। किडनी के लिए जुपिटर, मरकरी, मार्स एंड द 7th हाउस। इसमें भी जो है 7th हाउस तो इंपॉर्टेंट है ही किडनी के लिए। किडनी के लिए 7th हाउस इज इंपॉर्टेंट। और जो इसमें जुपिटर, मार्स, मरकरी ये 3 प्लैनेट्स हैं साथ में। तो इसमें मरकरी क्यों लिया हुआ है? मरकरी मैंने बताया ना, हर डिजीज में मरकरी आ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो नर्वस सिस्टम काम कर ही रहा है ना, उसमें फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है या कोई जो भी काम हो रहा है, मरकरी इज, या हर चीज में देखेंगे, स्पीच में भी आ रहा है और ज्यादातर चीजों में मरकरी इज कनेक्टेड। जहां पर भी हमारे को सेंसिटिविटी का है इशू या फिर नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं किसी तरह से कनेक्ट हो ही जाता है। स्पीच के लिए 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड, 3rd लॉर्ड जुपिटर। थर्ड हाउस को जो इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है स्पीच में, वो गले की वजह से दिया गया है कि कई बार अंदर गले से जो है प्रॉब्लम होती है स्पीच की, इसलिए 3rd हाउस भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 5th हाउस, डाइजेस्ट मतलब वो तो अभी ऊपर बताया ही था कि स्टमक प्रॉब्लम जो है वो 5th हाउस है, जुपिटर है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी 5th हाउस, जुपिटर एंड मार्स, these are the planets। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए 7th हाउस एंड 8th हाउस, वीनस एंड मार्स, these 4 things are important। अब टाइमिंग भी देख लेते हैं, टाइमिंग में कैसे है। ये एस्थमा के लिए जैसे शुरू कर रहे हैं, पहले एस्थमा जो है सांस की वजह से हो रहा है ना, एयर से जो भी कनेक्टेड चीजें होती हैं उनमें मरकरी आ जाता है बीच में। मरकरी इज द सिग्निफिकेटर ऑफ एस्थमा एंड मून इज आल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ एस्थमा। मून जो है कि क्योंकि खांसी जुकाम जो है वो मून से होता है, तो इसीलिए मून और मरकरी 2 मेन कारक है इसमें। 3rd हाउस रिप्रेजेंट्स ब्रीदिंग, 4th हाउस रिप्रेजेंट्स लंग्स, 4th house represents lungs and 6th house is the house of diseases, 12th is hospital and basically हमारा 4th house, 3rd house, mercury, moon, ये 4 चीजें हैं एस्थमा के लिए। मरकरी, मून, 3rd एंड 4th, 6th 8th हाउस, ये 12th हाउस, ये तो सब अपने कॉमन है। ओके, वैसे भी देखा जाए तो 4th हाउस का लॉर्ड है मून और 3rd हाउस का लॉर्ड है, 3rd साइन का लॉर्ड है मरकरी। तो दैट वे 3rd एंड 4th हाउसेस आर फुली इंपॉर्टेंट फॉर दिस, और उसके साथ में मून एंड मरकरी। अब टाइमिंग कैसे निकालना है? टाइमिंग में क्या है कि व्हेन दशा अंतरदशा इन ऑपरेशन फॉर ए नेटिव इज दैट ऑफ ए debilitated or weak or afflicted mercury and moon। मरकरी और मून जो है ना एफ्लिक्टेड हो या फिर डेबिलिटेटेड हो, वीक हो, और उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो उसमें ये हमारे को रोग होने के चांसेस हैं। लगन लॉर्ड तो हर जगह आ ही जाता है। लगन लॉर्ड जो है अगर क्योंकि वीक होगा तो रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लगन 3rd लॉर्ड, 4th लॉर्ड
इसमें मरकरी और मून के साथ में थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड भी होगा, क्योंकि या उनकी दशा चल रही हो और वो छठे 8वें 12वें में बैठे हों, तो ये हमारे को दशा अंतरदशा थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, लग्नेश, मरकरी, मून इनकी हो तो ये और वो वीक हो तो हमारे को ये रोग हो सकता है समय। और दशा ऑफ एफ्लिक्टेड एंड बैडली प्लेस्ड लॉर्ड ऑफ 6, 8, 12, मतलब छठे 8वें 12वें के जो मालिक हैं वो हमारे अगर इन तीसरे चौथे घर में बैठ जाए और इनकी दशा शुरू हो जाए तो भी ये रोग हो सकता है। This is only about asthma or ये हर एक के लिए यही फॉर्मूला रहेगा, हर एक के लिए, फॉर ऑल डिजीजेस। देखिए कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला इज जस्ट वन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कौन सा ग्रह इन्वॉल्व है, कौन सा भाव इन्वॉल्व है, दैट्स ऑल। बस आप वो जान लीजिए तो इसके बाद बाकी और कुछ खास जानना नहीं है, बाकी तो अप्लाई करने की बात है। In transit, when Saturn and Rahu afflict third house, third lord, fourth house, fourth lord, Mercury, especially during 7.5 और ढैया, मतलब अगर by the way थर्ड हाउस के साथ में, थर्ड हाउस के ऊपर ही मतलब मान लीजिए चंद्रमा आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो शनि जब क्रॉस करेगा थर्ड हाउस से तो थर्ड हाउस पे भी रहेगा, 7.5 शुरू हो गई थर्ड हाउस से, और फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसके ऊपर क्रॉस करेगा तब भी, तो इस तरह से वो हमें रोग दे सकता है। तो थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस सारे खराब हो गए। ऐसे ही मान लीजिए वहां पे शनि क्रॉस नहीं कर रहा, वहां राहु क्रॉस कर रहा है, पहले चौथे घर से क्रॉस किया चंद्रमा के ऊपर से और फिर उसके बाद थर्ड हाउस से क्रॉस किया, तो इस प्रकार से हमें ये अस्थमा का रोग वहां पे दे सकता है। और मरकरी जो है मान लीजिए वो छठे घर में बैठा हो या किसी और डेबिलिटेटेड बैठा हो उसी घर में, चौथे घर में ही मान लीजिए डेबिलिटेटेड बैठा हो, तो ऐसे में ये हमें अस्थमा का रोग हो सकता है। नॉर्मली वैसे ये देखा गया है कि छठा घर जो है ना वो काफी इन्वॉल्व होता है अस्थमा में, छठे घर का, क्योंकि अस्थमा जो है ना बड़े लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो आती हैं उसमें छठा घर इन्वॉल्व होता ही है। तो अस्थमा में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि या तो फोर्थ लॉर्ड जो है वो छठे घर में बैठ गया या थर्ड लॉर्ड छठे घर में बैठ गया और उसकी दशा अंतरदशा या उसका गोचर चल रहा है, उसके ऊपर गोचर शनि का या राहु का चल रहा है। शनि का गोचर जो है वो खासतौर से इट स्टार्ट्स दी प्रॉब्लम। एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए एक तो मानसिक परेशान होता है ना, मानसिक प्रॉब्लम है तो मून हो गया, इसमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी होती है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए वो शनि इन्वॉल्व हो जाता है। नर्वस सिस्टम के लिए मरकरी इन्वॉल्व हो जाता है। एंड सन जो है इज दी और रिप्रेजेंट्स दी एंटायर नर्वस सिस्टम, तो इसलिए सन को भी इसमें लिया गया है। तो मून, सैटर्न, मरकरी एंड सन ये 4 प्लैनेट्स हैं फॉर दी एपिलेप्सी टू अकर। और इसमें जो हाउसेज हैं, हाउसेज इन्वॉल्व आर लग्ना, थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, और एरीज, जेमिनी एंड विर्गो। ये लग्न क्यों लिया है? क्योंकि ये सिर को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन इज कनेक्टेड टू दिस एपिलेप्सी। और थर्ड हाउस जो है शायद ये इसलिए लिया क्योंकि कान से भी इसका कुछ संबंध होता है कि कान में कुछ गूंगू आती है, कुछ सुनता नहीं है, या कान से उसका कोई जो नर्व्स है ना वो कान से थर्ड जाती है, निकलती है, तो थर्ड हाउस इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और सिक्स्थ हाउस अगेन प्रोबेबली बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है ये
बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। एपिलेप्सी जो है कई बार देखा है बचपन में होती है और फिर पूरे 50-50 साल चलती है, तो 6th हाउस इसीलिए इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो फिर अब इसके कैसे कैसे कब कब हो सकता है? सैटर्न इज इन द असेंडेंट एंड राहु एंड मून विद द लॉर्ड्स ऑफ 6th, 8th और 12th हाउस। शनि लगन में है विद राहु और मून, मतलब कि साथ में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है या चंद्रमा का साथ में कॉम्बिनेशन है, तो एक तो मून वीक हो जाता है, या शनि राहु का कॉम्बिनेशन है तो लग्न जो है वो खराब हो गया, एक तरह से लग्न में मैलेफिक्स आ गए, तो मैलेफिक्स इन दी कारक भाव, तो उससे भी वो खराब हो जाता है। तो लग्न कारक भाव है इसमें, तो इसलिए, या फिर चंद्रमा खराब हो गया, तो चंद्रमा खराब हो गया तो वो कारक ग्रह है चंद्रमा विद द लॉर्ड्स ऑफ 6th, 8th और 12th। अगर ये मून विद द लॉर्ड्स ऑफ 6th, 8th, 12th के लॉर्ड के साथ है चंद्रमा, तो चंद्रमा खराब हो गया इससे। मून इन असेंडेंट विद राहु, चंद्र और राहु इकट्ठे हो गए एंड आस्पेक्टेड बाय सैटर्न, तो चंद्रमा पूरी तरह से इसमें खराब हो गया। चंद्रमा यानी कि मूड जो है वो एक तरह से चंद्रमा इसमें मेन कारक है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को भी इंडिकेट करता है। मून जो है ब्लड फ्लो को भी इंडिकेट करता है, और इसमें कहते हैं कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है ब्रेन में, तो ये एपिलेप्सी होती है। तो मार्स, तो मून इज इन असेंडेंट with Rahu and aspected by Saturn और Mars और Lord of the 6th house, तो उससे ये मतलब मून किसी भी तरह से एफ्लिक्टेड हो, मेन बात यह है कि मून एफ्लिक्टेड हो इन दी लगन, या लगन जो भाव है वो एफ्लिक्टेड हो, तो ये एपिलेप्सी होती है। मर्करी एंड राहु इन दी असेंडेंट associated with or aspected by the lord of the 6th house, इसमें यह है कि मरकरी जो हमारा नर्वस सिस्टम का कारक है वो एफ्लिक्टेड हो गया राहु से, और लगन के अंदर एफ्लिक्टेड हो गया, मतलब कारक भाव के अंदर एफ्लिक्टेड हो गया, और छठे भाव के मालिक से वो एस्पेक्टेड है, यानी कि इट इंडिकेट्स अ लॉन्ग टर्म डिजीज। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, बजाय कि वर्ड्स को पकड़ने के, कि कॉन्सेप्ट ये है कि 6th हाउस रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म डिजीज, मर्करी इज रिप्रेजेंटिंग आवर नर्वस सिस्टम, और ये जो है बाकी तो एफ्लिक्शन दिखा रहा है कि, और लगन के अंदर मर्करी जो है एफ्लिक्ट हो गया बाय राहु या 6th हाउस या सैटर्न या मार्स या किसी भी तरह से, then this problem is occurring. Very badly afflicted Jupiter और Mercury. Basically यहाँ पे Mercury कहना चाहिए, Jupiter तो इसमें कारक नहीं है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं Jupiter को। Mercury is the main planet here. Lord of ascendant in the 6th, 8th, 12th house. एसोसिएटेड विद राहु, मार्स, सैटर्न। इसमें भी वही है कि लग्नेश जो है वो एफ्लिक्ट हो गया 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाकर, और राहु मंगल शनि से भी एफ्लिक्ट हो गया, तो वो बेसिकली लग्नेश जो है वो कंप्लीटली इट इज 0। तो लग्नेश एफ्लिक्टेड होगा तो ये हमें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम आ सकती है। और कब आएगी? लग्न या लग्न लॉर्ड, 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड, 6th हाउस, 6th लॉर्ड, सन, मून, मर्करी, सैटर्न, all are badly afflicted and dasha antardasha in operation for a native is that of any of these planets. कि लग्नेश की दशा चल रही हो, थर्ड लॉर्ड की दशा चल रही हो, तृतीयेश की, षष्ठेश की दशा चल रही हो, या सूर्य की, चंद्र की, बुध की, शनि की, इनकी दशा चल रही हो, तो ये रोग होता है।
उसमें उस दशा अंतरदशा में रोग होता है। और शनि या राहु जो है फर्स्ट या थर्ड हाउस को एफ्लिक्ट कर रहे हो गोचर में, वहां से क्रॉस कर रहे हो, और बुध के ऊपर से क्रॉस कर रहे हो, और या 7.5 या ढैया हो साथ में वहां पर, यानी कि किसी भी प्रकार से फर्स्ट हाउस एफ्लिक्टेड हो गया, थर्ड हाउस हो गया, और बुध जो है एफ्लिक्टेड हो गया, तो ये होगा। अब इसके अंदर देखिए टोटल जो है, आप इसको ये समझ के चलिए कि इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या चीज निकल के आ रही है। एक तो मून निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट, एक मरकरी निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट, एक फर्स्ट हाउस लगन इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, थर्ड हाउस सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये जो है मून, मरकरी, लग्नेश या थर्ड लॉर्ड, ये जो है हमारे एफ्लिक्ट हो जाएं बाय सैटर्न और 6th हाउस और 8th हाउस, और किसी भी तरह से एफ्लिक्ट हो जाएं, उनको नीच के हो जाएं, वो कहीं उनके साथ हो जाएं, या फिर उनके लॉर्ड वहां पर आ जाएं, तो इस प्रकार का रोग होगा। और उनकी दशा अंतरदशा हो, या फिर उसके ऊपर गोचर कर रहा हो शनि या राहु, तो इस प्रकार से ये रोग होगा। ये हमारा मुख्य इसमें पॉइंट निकल के आता है। हर चीज में ऐसे ही निकल के आएगा। जैसे कॉमा है, कॉमा कब होता है कि एकदम लग्नेश जो है ना वो एकदम वीक हो गया, तो व्हेन लगन लॉर्ड सन एंड मून, ये 4 चीजें हैं। जब कॉमा कब होगा, बेसिकली टोटली बॉडी एकदम वीक हो गई, और उसका मतलब कि लग्नेश वीक हो गया, और सन और मून जो कि हमारे को लाइफ देते हैं वो वीक हो गए, तो ये हमारा हम कॉमा में जा सकते हैं। तो किसी भी तरह से लग्न के ऊपर, लग्नेश, सन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर हमारा शनि राहु मंगल के कारण या तो गोचर हो रहा हो उनका, या उनसे साथ एसोसिएशन हो गया हो, उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो ये हम कॉमा में जा सकते हैं। और उनका शनि राहु का गोचर हो या मंगल का गोचर हो इन्हीं के ऊपर से, तो या 8वें 12वें के मालिक हों जो कि उसके ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये कॉमा में आदमी चला जाता है। टीबी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, लग्न, सन और मून, इसके लिए भी ये 3 ही इम्पोर्टेंट है। 4th हाउस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे छाती को रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस में तो चले जाएगा, तो हमारे को बेसिकली हमारे ट्यूबरकुलोसिस के लिए 4th हाउस और लग्न, 4th हाउस और सन और मून, ये 4 चीजें हैं, 2 घर और 2 प्लैनेट्स। अगर ये 4 चीजें एफ्लिक्टेड होंगी तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। इसमें लग्न को क्यों लिया है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस पूरी बॉडी को जो है खराब कर देती है, इसीलिए लग्न इज इम्पोर्टेंट इन दिस, कि लग्न वीक होगा तो इस प्रकार का रोग हो सकता है। लेकिन खास तौर से 4th हाउस पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, कि चंद्रमा जो है 4th लॉर्ड चंद्रमा, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल आई रिमेम्बर कि 4 मेष लगन है, चंद्रमा हो गया 4th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो वहां पर टीबी रोग हुआ। और कब हुआ, जब शनि जो है 6ठे भाव से क्रॉस कर रहा था, चंद्रमा को देख रहा था, 6ठे भाव में बैठा हुआ शनि गोचर में 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा था, तो ये रोग हुआ। तो इट्स 4th हाउस इज इम्पोर्टेंट इन दिस मेनली, और उसका लॉर्ड मून जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मून रिप्रेजेंट्स कफ को का कारक जो है ना मून है,
तो चौथा घर और फोर्थ मून इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें चाहे सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लग्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फोर्थ हाउस एंड मून, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थराइटिस में शनि जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थराइटिस में, क्योंकि ये शनि जो है सारे जॉइंट पेन्स को रिप्रेजेंट करता है। आपका किसी भी तरह का जॉइंट पेन है तो वो सैटर्न जो है कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड होगा, या और उसको गोचर में कहीं 7.5 वगैरह आ रही होगी, या कोई शनि जो है गोचर कर रहा होगा अपने कारक भाव पे या कारक ग्रह पर। तो कारक ग्रह तो इसमें शनि ही है, और इसमें 9th हाउस जो है, जो 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा कालसर्प में सेजिटेरियस जो है, दैट इज थाइस। थाइस को रिप्रेजेंट करता है ना, बटक्स, थाइस। तो वो आर्थराइटिस उन्हीं के कारण होती है। तो शियाटिका मतलब, क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं वो हमारी ऊपर हिप जॉइंट से निकल के आगे जाती हैं, और वो वहां पर वो खिंच जाती है, उसकी वजह से ये आर्थराइटिस होती है। तो इसीलिए हमारे सैटर्न और सेजिटेरियस दीज टू आर इम्पोर्टेंट। और इसके साथ में एक और मैं बता दूं आपको, इसमें आपको फोर्थ इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें फोर्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। फोर्थ हाउस जो है ना वो काफी इसमें कारक है। जिसका फोर्थ हाउस खराब होता है, फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स हिप्स, तो हिप्स जो है उसकी वजह से, फोर्थ हाउस की वजह से आदमी को ये आर्थराइटिस होने का डर रहता है। फोर्थ हाउस खराब होता है, जिसमें कि फोर्थ हाउस में शनि बैठा हो मान लो, या फिर मंगल बैठा हो, तो उसको ये रोग होने के चांसेस होते हैं। ये किसने नोटेट कर दिया है? इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, तो इसके लिए 12th हाउस इज इम्पोर्टेंट। 12th हाउस क्योंकि बेड का हाउस कहलाता है ना, हाउस ऑफ बेड 12th हाउस। तो 12th हाउस इसीलिए एफ्लिक्शन इन 12th हाउस इज कैन कॉज स्लीपलेसनेस। सर एक बात पूछनी थी, शियाटिका में शनि वहां बैठा ही हो या शनि देख भी रहा हो तब भी हो सकता है? देखने से भी होगा, देखने से भी, बैठने से तो होता ही होता है। बैठने का तो मेरे को 2-3 एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिनको कि ऐसा रोग है, रोग रहा है। शनि चौथे घर में था। सर जैसे मेरे को भी है शियाटिका की पेन काफी, तो मेरा शनि 10th हाउस में है। सॉरी, मेरा शनि तो 3rd हाउस में है, 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में मेरा शनि तो 4th को देख रहा है ना, 3rd दृष्टि से देख रहा है, और 8th को देख रहा है, क्योंकि 8th को भी तो देख रहा है साथ में। हाँ जी। तो 8th हाउस भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इंसोम्निया में 12th हाउस इज इम्पोर्टेंट और मून इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंसोम्निया में तो क्योंकि मून तो हो गई ना, क्योंकि मून तो कारक है अपने इमोशंस का, तो स्लीप जो है इज बिकॉज ऑफ मून। तो इसको आप देख सकते हैं, दशांतर दशा उनकी होगी वगैरह वगैरह। डिप्रेशन पे थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, प्रॉपरली लिखा हुआ है। डिप्रेशन की जो है ना आजकल काफी ज्यादा भी चल रहा है कि डिप्रेशन हो जाता है, हर दूसरे आदमी को डिप्रेशन दिखाई देता है, और वो कई बार तो गोलियां खा खा के, और बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है डिप्रेशन। गोलियां खाने से ना खत्म नहीं होता, नींद नहीं आती, फिर और डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसमें तो मेन बात तो डिप्रेशन का कारक तो चंद्रमा ही है। चंद्रमा किसी भी से भी खराब हो रहा हो, चाहे तो शनि के कारण हो रहा हो या राहु से हो रहा हो, तो मेन जो कारक है उसका शनि और राहु 2 ही हैं जो कि चंद्रमा को
डिस्टर्ब करते हैं। शनि की दृष्टि हो या शनि साथ में बैठा हो, राहु ऐसे ही साथ बैठा हो या दृष्टि हो, और केतु कॉजेज डिटैचमेंट। केतु का तो खैर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मून जो है वो छठे घर में, छठे, आठवें, 12वें घर में चला जाए, और या फिर मून नीच का हो जाए, शत्रु राशि में हो, तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। और एक और जो योग है वो है पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग यानी कि एक तरफ जैसे मंगल बैठा है, एक तरफ शनि बैठा है या राहु बैठा है, तो दोनों तरफ जो है चंद्रमा के दोनों तरफ शनि, मंगल, राहु, केतु वगैरह कुछ बैठे हैं, तो वो पाप कर्तरी योग में हो जाए। या तीसरा एक और होता है कि ग्रहण योग, कि चंद्रमा पूरी तरह से कब खराब हो जाता है कि चंद्रमा जो है राहु के साथ है मान लो, और केतु के साथ सूर्य बैठा है, तो आमने सामने सूर्य चंद्र बैठे हैं, लेकिन राहु और केतु के साथ बैठे हैं, या दोनों सूर्य चंद्र इकट्ठे बैठे हैं, बिल्कुल ही पूर्ण अमावस्या का समय है, पूर्ण अमावस्या आ गई, सूर्य चंद्र बिल्कुल 1 डिग्री पे बैठे हैं, तो ये मून बिल्कुल वीक हो गया। तो ऐसे में ये चंद्रमा वीक होता है, तो तब ये डिप्रेशन आता है। और फिर ऊपर से 7.5 आ जाए, मान लीजिए 7.5 है ही क्या, चंद्रमा के ऊपर शनि आ जाए गोचर में, तो उसमें जो है उस समय ये डिप्रेशन बढ़ जाता है। या तो दशा अंतरदशा चंद्रमा की चल रही हो और सैटर्न प्लेस्ड इन ए बैड हाउस, या शनि की चल रही है और शनि बहुत खराब स्थान पे बैठा हुआ है, तब ये होगा। या फिर शनि की 7.5 या ढैया हो, और खास तौर से चौथे घर पे हो, या फिर चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, इन्हीं घरों में होता है। 7.5 दैया कहीं पर भी हो बेसिकली, लेकिन बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर जब शनि क्रॉस करेगा उस समय सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। पैरालिसिस जो है, ये तो काफी लंबा रहेगा हमारा, मैं आपको अगर ये भेज देता हूं, क्योंकि ये तो खत्म नहीं होगा आज, कैसे भी नहीं। एंजाइटी है, पेप्टिक अल्सर है, कैंसर है, डायबिटीज है। डायबिटीज के लिए तो मेनली वीनस, मून एंड जुपिटर, दीज आर द 3 प्लैनेट्स, वीनस, मून एंड जुपिटर। और असेंडेंट वीक होगा तभी, या लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाए तब ये डायबिटीज होती है, क्योंकि लग्नेश वीक होगा तभी डायबिटीज होगी। ये वीनस, मून और ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत खत्म नहीं हो सकता। लो बीपी। एक्सक्यूज मी सर, ये ईमेल द्वारा आप भेज देंगे ये रिटन मैटर जो है? हाँ, ये मैं अभी भेज देता हूँ, अभी आपको सबको भेज देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम कल ना फिर एग्जांपल्स कर लेंगे पहले, क्योंकि जब एग्जांपल्स करेंगे ना तब सिचुएशन क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल से। क्योंकि ये बाकी तो रूल्स तो वही हैं, हमें मेनली तो ये जानना है कि कौन सा ग्रह कौन सा भाव है। ठीक है सर। हाँ, कैंसर के लिए आवाज कट रही है। कैंसर के लिए शनि और राहु इम्पोर्टेंट है। शनि, राहु, चंद्र 3 इम्पोर्टेंट है। शनि, राहु, चंद्र, और 6, 8, 12 का तो रिलेशन रहता ही है हमेशा। और इसमें कोई खास ऐसी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि शनि। हाँ जी सर, एक फंडामेंटल, सर एक एक्सक्यूज मी, मेरे को एक थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही लो लेवल का है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी भी हाउस को हम देखते हैं तो हाउस को देखते हैं, लॉर्ड को देखते हैं और कारक को देखते हैं। हाँ जी, राइट सर। तो जो कारक का रोल है, कारक का रोल जो है लॉर्ड के रोल से किस तरह से डिफरेंट है? कारक का रोल प्राइम रोल है।
मतलब कारक क्या दोनों के ऊपर सुपरसीड कर जाता है क्या, हाउस के ऊपर और लॉर्ड के ऊपर? कारक हाँ बिल्कुल, वो मतलब जितना भाव दे रहा है ना, जितना समझिए भाव खराब हो रहा है अगर, और कारक खराब नहीं है मान लीजिए, तो दोष नहीं होगा उसे। अगर एक चीज खराब है, भाव खराब है, कारक खराब नहीं है, तो उसे रोग नहीं होगा वो। रोग और नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए कारक खराब है और भाव खराब नहीं है, नहीं लॉर्ड भाव खराब है, भाव खराब है, कारक खराब नहीं है, हाँ जी, दोनों केस में वो रोग नहीं होगा उसको। तो कारक को मतलब जैसे लॉर्ड है, लॉर्ड उस घर का मालिक है, जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो उससे संबंधित काम कराता है, तो कारक मतलब जो हाउस है और हाउस का लॉर्ड है उसके ऊपर में देखिए हाउस लॉर्ड जो है वो उस भाव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउस लॉर्ड और हाउस को एक ही बात मानी है, एक ही चीज मानी है, एक यूनिट हो गया, ठीक है। आपको आपको दोनों तरफ से खराब मिलेगा तभी आपका खराब होगा। एक तरफ से खराब है ना तो कोई ना कोई बचत हो जाएगी आपको, फिर खराब नहीं है। खराब होने के लिए, कोई दोष होने के लिए दोनों चीजें खराब चाहिए। दोनों मतलब दोनों मतलब कि भाव खराब चाहिए और कारक खराब चाहिए। अच्छा, तो भाव खराब होने का, भावेश भी खराब, भाव और भावेश ये दोनों मिलके एक यूनिट है। ओके ओके, अच्छा। और कारक जो है वो एक यूनिट है। तो मतलब कारक को इस तरीके से समझें कि जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा है और मन है, एक ही बात हो गई। उसी तरीके से कारक और भाव मतलब जो उसका जो मतलब टोटल जो सम है उस हाउस का, तो हाँ, कारक हो गया। कारक, हाँ दोनों होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा है ना, देखिए क्या है कि हमारे पास एक हाउस कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, हाँ। और एक प्लेनेट भी कई चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या होता है कि जैसे हमें मान लीजिए चौथा घर जो है वो हमारा माँ का भी कारक है। हाँ जी। और वो हमारे एजुकेशन का भी कारक है, हमारे या भी जैसे रोग में हमारे छाती का भी कारक है। हाँ जी, है ना। अब अगर उससे रिलेटेड, अब छाती से रिलेटेड अगर चंद्रमा वीक हो गया तो हमारे को जो है वो उसमें वो टीबी का रोग हो सकता है, ठीक है। अगर चंद्रमा की बजाय वहां पे राहु हो गया, मेन इंपॉर्टेंट चौथे घर से रिलेटेड, तो कैंसर का रोग हो सकता है। नहीं सर, चौथे घर का जैसे कि मान लीजिए चौथा घर हम देख रहे हैं, सपोज कर लीजिए, तो चौथे घर का एज ए होल कारक तो मून हो गया। अगर हम लोग नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो चौथे घर का कारक मून है। नहीं मून चौथे घर का कारक की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर राहु साथ में एफ्लिक्टेड, राहु एफ्लिक्टेड है, चंद्रमा सही है, मान लो चंद्रमा जो है वो अच्छा है, हाँ जी, तो उसे टीबी नहीं होगा ना। ओके, टीबी नहीं होगा। राहु से एफ्लिक्टेड है चौथा घर, तो राहु से चौथा घर एफ्लिक्टेड होने का मतलब है कैंसर हो सकता है उसमें फिर टीबी की बजाय। अच्छा, मतलब वो चेंज, वेरिएशन आ गया। चौथे घर से कई रोग हो सकते हैं। तो एक रोग जो है वो जब चंद्रमा खराब होगा, एक रोग जो कि मंगल खराब होगा, एक रोग जो कि बुध खराब होगा, तो अलग अलग रोग हो जाएंगे एक तरह से, यूं मान लीजिए। तो कारक को हम ऐसे समझे कि कारक जो है ओवरऑल इम्पैक्ट कारक का सबसे ज्यादा होता है। हाउस एंड कारक मिला के एक यूनिट बनता है, यूं कह लीजिए ना, हाउस और कारक मिला के। क्योंकि आपको वेरिएशन करना है ना बिटवीन दी हाउसेज एंड मतलब बहुत सारे हाउस, एक ही हाउस से हमें 10 चीजें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अलग अलग कारक जो है अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हाउस के लिए। दूसरे हाउस के लिए वही प्लैनेट तो वही 9 है ना हमारे पास। जैसे फोर्थ हाउस में व्हीकल का कारक जो है वीनस हो गया, हाँ, माँ का कारक मून हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो एक चीज खराब होगी तो वो एक चीज, वीनस खराब होगा तो मतलब व्हीकल खराब होगी अपनी, और मून खराब होगा तो मदर डिस्टर्ब होगी अपनी, ठीक है ना। और गुरु खराब होगा तो अपनी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, एजुकेशन खराब होगी। हाँ। बट कारक सर जैसे बोलते हैं कि जैसे जनरल बोलते हैं कि 10th हाउस के 4 कारक हैं, सेकंड हाउस का कारक जुपिटर है मान लीजिए। नहीं अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कारक, सारे की सारे कारक बन जाते हैं, कोई ना कोई किसी और चीज के लिए कोई और कारक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो कारक और हाउस मिला के ना एक चीज निकल आती है फिर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर अब मैं भेजता हूँ आपको सबको।
मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ मैं आपको जो फाइल है। लेकिन सबके मेल, मेरे पास मेल वो नहीं आया है, मेल एड्रेस नहीं है मेरे पास। मैं जितनों का आया उतनों का भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दीजिए। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल। सर वो मेल कल वाला भी आ जाएगा मेडिकल ग्रुप में भेजे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में। हैं जी, मेल आईडी हम आज के मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। कल वाला भी फिर मिल जाएगा। हाँ वो भी डाल। कल वाले भी नहीं आया कुछ भी, कल वाला भी नहीं आया शायद, बट देखता हूँ मैं कितना साइज है, साइज का जरा थोड़ा चक्कर पड़ेगा, नहीं तो ये तो मैं सर ग्रुप में हम मेल भेज देते हैं अपने अपने मेल आईडी। ये वाला जो है ना आज का मेन था, मैं डालता हूँ, दोनों ही डालता हूँ, ठीक है सर। मेल आईडी में बेटर होगा, ओपनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मिलेगा खुलेगा, ये वर्ड में है, आराम से खुलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। आज की शिक्षा के लिए धन्यवाद सर।